हाय दोस्तों, कैसे हैं? मैं देव नारायण, आपका होस्ट एंड दोस्त, फिर से आ गया एक तो नया एपिसोड लेके, नया मुद्दा लेके पैसेंजर व्हीकल के बारे में। महिंद्रा ईटुओ को अगर छोड़ दिया जाए तो भी नेक्सन ईवी, टाटा का नेक्सन ईवी आए हुए 5 साल के ऊपर हो गया, लेकिन अभी भी हम लोगों का पैसेंजर व्हीकल में जो पेनिट्रेशन है आफ्टर 5 + 6 ईयर्स ऑलमोस्ट 2.62% है। ये बहुत सारा देशों के मुकाबले कम है। तो आज हम लोग बात करेंगे इसका पेनिट्रेशन कम क्यों है और आने वाला दिनों में फ्यूचर्स मीन्स आज से 5 से 10 साल बाद ईवी का रूपरेखा कैसे होगा, ईवी मार्केट में किस हिसाब से हावी होगा, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आपका नेक्स्ट कार ईवी हो सकता है। देखिए, सबसे पहला बात है कि ईवी में गवर्नमेंट का तो फोकस पूरा है, लेकिन फिर भी 146 करोड़ का देश है दोस्त। इसमें एक तो आदत बदलना, एक तो इकोसिस्टम बदलना, जो 120-125 साल से हम लोग इंजन वाला गाड़ी चढ़ते हुए आए हैं, उसमें एक तो नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना एक तो मुश्किल वाला काम है। लेकिन गवर्नमेंट ने अपना कोई कसर छोड़ी नहीं है, ये मानना पड़ेगा। वो ईवी के पूरा फोकस किया हुआ है ताकि ईवी का पेनिट्रेशन बढ़े। इसके बावजूद ईवी का पेनिट्रेशन बढ़ नहीं रहा है। तो हम लोग ये जानेंगे कि ईवी का पेनिट्रेशन क्यों नहीं बढ़ रहा है और क्या करने से ईवी का पेनिट्रेशन बढ़ेगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ईवी के बारे में गवर्नमेंट क्या सोच रही है। देखिए, गवर्नमेंट का जो मिशन है, जो गोल है, वो है बाई 2070 गाड़ी का नेट जीरो एमिशन, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से होने वाला नेट जीरो एमिशन होना चाहिए। यानी कि गाड़ी का ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा कोई पोल्यूशन नहीं होगा, इसीलिए तो नेट जीरो एमिशन 2070 में रखा गया है। आम आदमी तो ऐसे ही समझता है। तो बाई 2070 ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा पोल्यूशन बनता है, ऐसा गाड़ी बंद हो जाना चाहिए। तो एक गाड़ी का अगर 15 ईयर्स एज है तो 2055 के बाद कोई पोल्यूशन मेक वाले गाड़ी बनना ही नहीं है। ये हुआ गवर्नमेंट का एम्बिशन। अब नेट जीरो एमिशन को हम लोग डिटेल में समझते हैं। नेट जीरो एमिशन ये नहीं है कि कोई पोल्यूशन नहीं होगा। नेट जीरो एमिशन इज एमिशन जो टेल पाइप के द्वारा निकलता है। मतलब गाड़ी अगर चल रहा है, फ्यूल जल रही है, तो टेल पाइप से कोई पोल्यूशन नहीं हो। लेकिन इसके लिए रास्ता क्या है? रास्ता तो बहुत सारा है दोस्त। अभी हम लोगों के पास हाइड्रोजन सेल वाला गाड़ी आ गया है और बहुत सारा देश, पूरा दुनिया इस मुहिम में जुड़ा हुआ। मान के चलिए कि इंजन वाला गाड़ी से इलेक्ट्रिक गाड़ी में जाएगा पोल्यूशन कम करने के लिए। लेकिन ज़्यादातर देश जो है बीच में एक तो स्टॉप ओवर जैसा रखा हाइब्रिड। आइस गाड़ी जो होता है, इंटरनल कंबशन इंजन, वो या तो पेट्रोल, डीजल, फ्लेक्स फ्यूल या सीएनजी इससे चलता है, उसका इंजन रहता है। हाइब्रिड क्या है? जिसमें ये इंजन भी रहेगा और इलेक्ट्रिक से भी चलेगा, उसके लिए मोटर रहेगा, एक तो डेडिकेटेड बैटरी रहता है। दुनिया भर में लोग ये सोचता है, दुनिया का बड़ा कंट्री हाइब्रिड को इसलिए प्रमोट कर रहा है इनिशियली कि अगर हाइब्रिड आता है तो कंज्यूमर्स को, उपभोक्ता जो है, हम आम आदमियों को ईवी के बारे में एक तो बेसिक प्राइमरी नॉलेज हो जाएगा। हम लोग ईवी में भी गाड़ी चलाएंगे, बैटरी से चलेगा, जहाँ पे उसका रेंज खत्म हो गया तो पेट्रोल या अदर फ्यूल से भी वो गाड़ी चल सकती है। यह है हाइब्रिड का मोटा तौर पे कॉन्सेप्ट है। अब हाइब्रिड में बहुत सारा वेरिएशंस रहता है, जैसे माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड। उसके लिए मैं अलग बात करूंगा। आज बात है ईवी का फ्यूचर के बारे में, तो उस पर कंसंट्रेट करते हैं। तो जैसे जहाँ पे पूरा दुनिया ईवी और आइस के बीच हाइब्रिड रखा है, इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा कोई प्लान नहीं है। वो डायरेक्ट आइस से ईवी की तरफ जाना चाह रहे हैं। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ? इंडिया एक तो ग्लोबल कैंपेन में पार्टिसिपेट किया है जिसको कहता है EV 30@30। इसका मतलब ये है कि 2030 तक जितने भी गाड़ी बिकेगी, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, इवन की कमर्शियल व्हीकल्स में 30% गाड़ी, अगर 100 गाड़ी बिकती है, 30 गाड़ी इलेक्ट्रिक का होना चाहिए। ये गवर्नमेंट का विजन है। लेकिन दोस्तों, एक कैंपेन में पार्टिसिपेट करना और उसको थ्रू करना, उसको अचीव करना, दोनों में अंतर है। सबसे पहला बात है लाइक चाइना। ईवी में चाइना ऑलवेज हम लोगों का एक तो एग्जाम्पल है। दे आर आवर बिग ब्रदर इन ईवीज। वो लोग दिखाया कैसे ईवी अडॉप्ट करता है। तो ईवी में चाइना भी बहुत सब्सिडी दिया था और इंडिया भी सब्सिडी दे रहा है। इंडियन गवर्नमेंट में जैसे PLI इंसेंटिव हुआ, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव हुआ, फेम हुआ, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल हुआ, PM E ड्राइव, ये सब बहुत सारा स्कीम इंडियन गवर्नमेंट ने लागू किया हुआ है।
पहले PLI था, फिर फेम 1 फेम 2 आया, फेम 2 बंद हुआ आपका 31 मार्च 2023, उसके बाद PME ड्राइव हुआ। तो मेन मुद्दा इसका कारण यही है कि जो निर्माता है, जो मैन्युफैक्चरर है, जिसको हम OEM बोलते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, उसको प्रोत्साहन देना कि चलिए आप EV बनाइए मास पीपल के लिए, हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं, भर्तुकी दे रहे हैं। यहाँ पे कहानी कुछ और है दोस्तों। मेरा रिसर्च, मेरा अनुसंधान का मुताबिक ये जो OEM यानी मैन्युफैक्चरर लोग EV मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इन लोगों का मेन टारगेट शायद ये सब्सिडी एंजॉय करना है, क्योंकि 2015 से फेम 1 चालू हुआ है, आज 2010 साल हो गया, आज मोटे मोटी मोरलेस 10 साल ईयर्स ओवर हो गया, अभी तक हम लोगों का लोकलाइजेशन ऑफ EV टेक्नोलॉजी नहीं हुआ है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? अभी हम लोगों का देश में कुल 46 EV मॉडल्स हैं, उसमें सिर्फ 6% ही है जो फेम 2 का एक क्लॉज है, एक तो मैंडेट है जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक वैल्यू एड, उसको ये लोग पास कर पाए। डोमेस्टिक वैल्यू एड क्या है? अगर आपका सोचिए एक गाड़ी बनाने में 100 रुपया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है इसका 50 रुपया का जो खपत है वो इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी या सर्विस प्रोवाइडर से होना चाहिए, मतलब देश के अंदर ही मेरे को टेक्नोलॉजी मिलना चाहिए। तभी इंडिया का जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें 46 में खाली 6 कार यानी 13% कार ये डोमेस्टिक वैल्यू है DVA को ये लोग फुलफिल कर पा रहे हैं। मतलब सोचिए, सरकार बोला 50%, लेकिन ये CIM बोला, CIM माने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बोला कि 50% मत कीजिए सर, इसको 40% कीजिए, हम लोग 40% डोमेस्टिक इंडस्ट्री से संभाल लेंगे, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहा है। इसका मेन कारण है कि हम लोगों का जो OEM है वो लोग कोई एफर्ट्स नहीं डाला है सिवाय ये PLI और फेम का सब्सिडी एंजॉय करने के सिवा कि हम लोग ये इंडस्ट्री डोमेस्टिकली डेवलप करें। देखिए, नेट जीरो एमिशन तो वही होता है जो टेल पाइप से निकलता है, ऐसा नहीं कि पॉल्यूशन होता नहीं है। लेकिन आपका मन में सवाल आएगा कि गवर्नमेंट पॉल्यूशन के पीछे इतना क्यों पड़ा हुआ है, पॉल्यूशन रोकने के लिए क्यों पड़ा हुआ है? तो मैं आपको तो इंटरव्यू के बाद बताता हूँ, जो सुखमल जैन जी ने बताया था एक इंटरव्यू में। सुखमल जैन जी है जो डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का। वो एक डाटा में बताया कि इन ग्लोबली, पहले ग्लोबली अगर जानते हैं, ग्लोबली ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से जो पॉल्यूशन होता है उसका 75% होता है रोड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब रास्ता में गाड़ी चलता है और पीछे से जो धुआं निकलता है वो पॉल्यूशन। लेकिन इंडिया में आप जान के हैरान हो जाइएगा, वो सिर्फ 8% है। इसका रीज़न ये है कि इंडिया में प्रति 1000 आदमी में सिर्फ 22% के पास गाड़ी होता है। वही वो डेवलप्ड कंट्री में, हाई अर्निंग इकोनॉमीज में पर 1000 में 500 कार्स होता है। यही कारण है वहाँ पे कार्बन एमिशन ज़्यादा होता है। तो सरकार का क्या मुद्दा है कार्बन कम करने का? एक्चुअली इसके पीछे और एक रीज़न है जो काफ़ी लेजिटिमेट है, मुझे तो लेजिटिमेट लगता है। देखिए, 2025 में इंडिया जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का आयात किया है वो कुल 25 लाख करोड़ रुपया का है, और उसका 90% अमाउंट जो है वो इंपोर्ट में खर्चा किया है। तो कोई भी देश का अगर 25 लाख करोड़ रुपया बाहर चला जाएगा, उसके इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो गवर्नमेंट चाहता है कुछ हम लोगों का डोमेस्टिक पोर्शन में इसको एंजॉय करे, तभी वो EV को सपोर्ट कर रहा है। चलिए, पहला बात है ये। दूसरा बात है, क्या जीरो डायरेक्ट एमिशन के लिए EV एकमात्र रास्ता है? ऐसा है नहीं दोस्तों, और भी रास्ता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि पहले EV को प्रमोट करे, इसीलिए वो EV को इतना सब्सिडी दे रहा है। और जहाँ मैन्युफैक्चरर है, आपको लगता है, हम नाम नहीं बताएंगे कि मैन्युफैक्चरर लोग EV बना रहा है कि देश का पॉल्यूशन कम हो, ऐसा कुछ नहीं है। दे ऑल आर बिहाइंड द गवर्नमेंट सब्सिडीज। इसीलिए हम लोग देश में अभी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन नेसेंट स्टेज में है। अगर इंडिया EV 30 अचीव कर लेता है तो बाई 2030 इंडिया को 1,20,000 करोड़ कम तेल आयात करना पड़ेगा और 5 करोड़ नया जॉब क्रिएट होगा। ये भी एक तो कारण है, गवर्नमेंट इसको पुश करे। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। देखिए, EV 30 सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, 30% गाड़ी हो जाएगा EV, 1,20,000 करोड़ फ्यूल बचेगा, 5 करोड़ जॉब होगा। लेकिन ये जो 30% गाड़ी EV में चलेगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है अभी, ये जानना होगा, इसलिए ताकि हम लोग आगे का फ्यूचर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें। एज पर गवर्नमेंट विजन,
हर 3 किलोमीटर्स इन सिटी और हर 25 किलोमीटर्स इन हाईवे बोथ साइड ऑफ द रोड ईवी का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो चलिए, ये तो गवर्नमेंट का विजन है। हकीकत क्या है जानते हैं। हकीकत यह है, इंडिया में हर 100 किलोमीटर्स में 5 चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और चाइना का अगर तुलना करें हर 100 किलोमीटर में 100 चार्जिंग पॉइंट्स है। और नॉर्वे का बात करें तो हर 100 किलोमीटर्स में 180 चार्जिंग पॉइंट्स है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बताता है कि ईवी एडॉप्शन के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ ये इंडिया में ईवी का एडॉप्शन टोटल ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में 5% है, वही चाइना में 48% है और नॉर्वे में ऑलमोस्ट 100% है। ये आपको मानना पड़ेगा कि ईवी का जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ये इतना ज़रूरी है ईवी एडॉप्शन बढ़ाने के लिए। इंडिया में क्या सिचुएशन है, गवर्नमेंट का नीति आयोग ये कहता है, जो सारा पॉलिसी ड्राफ्ट करता है वो लोग बता रहा है कि ये EV 30 एट द रेट ऑफ 30 मुहिम को पूरा करने के लिए हम लोगों को अभी भी 1 करोड़ चार्जिंग स्टेशन का जरूरत है। एज ऑफ टुडे हम लोगों के पास देश में खाली 30,000 चार्जिंग स्टेशन है, उसमें ओनली 15,500 एक्टिव है। बाकी कुछ में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, कोई किसी में थेफ्ट हुआ है, कोई आउट ऑफ ऑर्डर होकर पड़ा हुआ है। तो इंडिया हैव टू गो माइल्स टू कैच ऑन दैट टारगेट। एक सर्वे में ये पाया गया है कि अभी जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जिस स्पीड में हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं वो स्पीड 44 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। मतलब आप समझिए, अगर कोई आदमी अभी एक पैर लगा रहा है तो कल से उसको 44 पेयर्स एवरीडे लगाना पड़ेगा, 44 टाइम्स उसका काम को अपग्रेड करना पड़ेगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इंक्रीज है, ये जो एक्सेलरेशन है, ये अभी इंडियन गवर्नमेंट में दिखी नहीं है। तो खाली मुहिम में पार्टिसिपेट करना नहीं हुआ। दूसरा बात है, जो अभी बात करते हैं निर्माता लोगों का। निर्माता लोगों को जैसे हम बोले कि वो लोग सब्सिडी के पीछे पड़ा हुआ है। अभी तक हम लोगों का इंडिजिनाइजेशन का कोई चक्कर दिखा नहीं है, सब बाहर से माल ला रहा है और फिक्स करके बेच रहा है। ऐसे ईवी का एडॉप्शन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 30% ईवी एडॉप्शन के लिए हम लोगों का 100% लोकलाइजेशन होना जरूरी है। चलिए मान लेते हैं इसी तरह से इंडिया अपना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा लिया। हम लोग कुछ देर के लिए मान लेते हैं इंडिया ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का जो गैप है वो पूरा कर दिया। बाय 2030 वो लोग 1 करोड़ चार्जिंग स्टेशन लगा भी दिया। उसके बाद का सवाल आता है, ये चार्जिंग स्टेशन पे इलेक्ट्रिसिटी आएगा कहाँ से? अभी का जो प्रेजेंट इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का पावर है वो लोग इतना बड़े पैमाने पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं दे पाएगा। देखा गया है कि इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर जो अगर एस्केलेट करता है तो हर साल 3000 टेरावाट एक्स्ट्रा बिजली जरूरत पड़ेगा, जो कहाँ से आएगा किसी को पता नहीं। हमारे देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत भी नागेश्वरन 2025 में अपने एनुअल रिपोर्ट में बताया है, जो यूनियन बजट के पहले पेश होता है, कि हम लोगों को ईवी प्रोत्साहन के लिए स्वदेशी प्रयुक्ति और स्वदेशी कच्चा माल अनिवार्य है, अदरवाइज ईवी इंडस्ट्री खड़ा नहीं होगा। ऐसा क्यों कहा, चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ईवी में लगता क्या है। ईवी का दिल जो है, मान लीजिए उसका बैटरी है। बैटरी का मेन पुर्जा है लिथियम, कोबाल्ट, मैंगनीज और निकेल। ईवी का जो दिमाग मानते हैं वो उसका मोटर है, जो उसका रेयर अर्थ मैग्नेट बोल के एक तो मेटल लगता है। अब ये जो सब चीज़ है ना, वो इंडिया में कुछ नहीं बनता है। इंडिया सीधा सीधा इंपोर्ट करता है और 90% इंपोर्ट करता है चाइना से। ये खाली इंडिया का बात नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो ईवी इंडस्ट्री है उसको मॉनिटर करता है, उसको डोमिनेट करता है आई शुड से चाइना। 4 अप्रैल 2025 को चाइना क्या किया, रेयर अर्थ मैग्नेट का एक्सपोर्ट बंद कर दिया। वो लोग अपना सिक्योरिटी रीजन दिखा के पूरा दुनिया में रेयर अर्थ मैग्नेट का एक्सपोर्ट बंद कर दिया। उससे क्या हुआ, पूरा दुनिया में खलबली मच गई। जापान, मारुति सुजुकी जो जापान कंपनी है, उसने अपना स्विफ्ट का प्रोडक्शन होल्ड कर दिया। इंडियन का जो मैन्युफैक्चरर है सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भागा कि अरे अगर ये रेयर अर्थ मैग्नेट नहीं देगा तो हम लोग ईवी बनाएंगे कैसे। यूएस का एक ही हालत है। तो सोचिए दोस्तों, 146 करोड़ का पॉपुलेशन है इंडिया में। हम लोग सबसे बड़ा इकोसिस्टम मानते हैं खुद को। अगर हम लोग एक तो नया टेक्नोलॉजी एडॉप्ट कर रहे हैं
और उसमें पूरा पूरा चाइना पे डिपेंड कर जाता है या फिर कोई एक कंट्री पे डिपेंड कर जाते हैं, ये बहुत ही एक तो क्रिटिकल इश्यूज है। इसीलिए अनंत भी नागेश्वरन ने बताया कि स्वदेशी प्रयुक्ति और स्वदेशी कच्चा माल बहुत जरूरी है ईवी का सस्टेन करने के लिए, जो अभी तक हम लोग शुरू ही नहीं किए हैं। तो चलिए अभी हम लोग ये जान पाए कि इंडिया का ईवी का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी आपको द मार्क नहीं है, उसको बहुत डेवलप करना होगा। डेवलप कर भी लेते हैं, मान के चलते हैं। कच्चा माल का वही हालत है, पूरा दूसरा कंट्री पे हम लोग भरोसा करते हैं। अभी सोचते हैं कि हम लोग फ्यूचर ईवी से, फ्यूचर को जो ईवी होगा 5 साल बाद 10 साल बाद, क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सबसे पहले दादा हम लोग आम आदमी हैं, हम लोग चाहेंगे प्राइस जो है ईवी और आइस का सेम हो। ये अभी कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि हम लोगों का जो ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर है मिस्टर नितिन गडकरी जी, वो 7 नवंबर 2023 को तो कॉन्फ्रेंस में बोल चुके हैं कि 1 साल के अंदर ईवी का प्राइस और आइस का प्राइस सिमिलर होगा। हुआ नहीं। पिछले साल 10th स्मार्ट सिटीज़ कॉन्फ्रेंस में वो सेम बात बोले कि 6 महीने के बाद ईवी और आइस का प्राइस सेम होगा। हुआ नहीं। हालांकि वो ये भी बोल चुके हैं कि बाय 2030 इंडिया विल बी लीडर इन ईवी सेगमेंट। कैसे होगा वो सर जानते हैं, जरूर कुछ सोच के बोले हैं। अभी तक इसका कोई आसार नहीं है। तो ईवी का प्राइस और आइस का प्राइस सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए? जैसे हम आपको बोले 2030 तक अगर हम लोग 100% लोकलाइजेशन कर पाते हैं, तभी ईवी और आइस का प्राइस अगर सेम नहीं हुआ तो डिफरेंस काफ़ी कम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो आपको खाली वादा से नहीं होगा, वो आपको एक्टिवली रोल प्ले करना पड़ेगा। क्या चाहिए? हर साल हम लोगों को 30,000 स्किल्ड मैन पावर चाहिए। अभी हम लोगों का देश हर साल 15,000 स्किल्ड मैन पावर प्रोड्यूस करता है। ये डबल संख्या कहाँ से आएगा पता नहीं। प्लस उन लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उन लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, तभी जाके आप लोकलाइजेशन के लिए ज़रूरी मैन पावर जुटाइएगा। तो ये विशाल पैमाने का मैन पावर और जुटाना और उसको एजुकेट करना, ट्रेंड करना, एफिशिएंट बनाना, स्किल्ड मैन पावर बनाने के लिए कम से कम 15,732 करोड़ का खर्चा है। उसके लिए कोई प्रोजेक्ट अभी तक इशू नहीं हुआ है। तो चलिए मैन पावर भी आप जुटा लिए, लेकिन मैन पावर जो काम करेगा, मिस्टर वी अनंत नागेश्वरन सर जो बोले हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, कि स्वदेशी प्रयुक्ति और स्वदेशी कच्चा माल, ये क्यों बोले हैं? देखिए बॉस, ईवी में अभी जो ईवी इंडस्ट्री चल रहा है वो बेस है लिथियम पे, क्योंकि ईवी का जो हार्ड डील है वो है बैटरी, और बैटरी का की कंपोनेंट है लिथियम। लिथियम हम लोग 80% इंपोर्ट करते हैं चाइना से, कोबाल्ट 70% चाइना प्रोवाइड करता है, मैंगनीज 90% चाइना से आती है। तो सब चीज़ अगर हम लोग चाइना से लेंगे या फिर कोई एक कंट्री से लेंगे तो ये इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर पाएगा। तो अभी इंडिया में काम चल रहा है लिथियम को सब्स्टिट्यूट करके जिंक और एल्युमिनियम से कैसे ईवी का बैटरी बनाया जाए, इस पे काम चल रहा है। जब तक इसमें कुछ सक्सेस नहीं मिलता है तब तक हम लोगों को लिथियम से ही चलाना पड़ेगा काम। दूसरा बात है, इंडिया का माइनिंग पॉलिसी में सुधार होना चाहिए, क्योंकि इंडियन माइनिंग पॉलिसी के कुछ क्लॉज के कारण हम लोग ये जो जरूरी सामान है लिथियम और मैंगनीज, इसका माइनिंग कर नहीं पा रहे हैं। हालांकि मिस्टर नितिन गडकरी जी ये पूरा कोशिश कर रहे हैं कि ये माइनिंग पॉलिसी में रिफॉर्मेशंस आए, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग चर्चा में क्या पाए? हम लोग ये पाए कि ईवी का फ्यूचर इन इंडिया अच्छा हो सकता है। 4 चीज़ पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। पहला है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है कि आपका रॉ मटेरियल्स का लोकलाइजेशन होना होगा, तभी जाके इंडिया अपना टारगेट रीच कर पाएगा और ईवी अडॉप्शन बढ़ा पाएगा। तीसरा है स्किल्ड मैन पावर, उसको डेवलप करना है। चौथा है ईवी जो पॉलिसी है, ईवी का जो टेक्नोलॉजी है, जो लिथियम पे पूरा डिपेंडेंट है, उसको और भी ऑप्शंस को हम लोगों को डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारा बात हो चुका है, बहुत सारा काम चल रहा है, बट अभी तक ठोस कुछ हाथ में नहीं आया। अगर हम लोग कोई स्वदेशी प्रयुक्ति निकाल लेते हैं ईवी बैटरी के बारे में, जो बिना लिथियम का एल्युमिनियम या जिंक से चल सकता है, तो ईवी का एडॉप्शन और तेज़ी से बढ़ेगा और इसी से हम लोगों का जो प्राइस डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। जब आपका इकोसिस्टम चारों ओर से ग्रो करेगा तो आपका रीसेल वैल्यू भी बढ़ना तय है। देखिए सर, जब आप गाड़ी सस्ता लीजिएगा,
गाड़ी का माइलेज बेटर मिलेगा, गाड़ी चार्ज करने में कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी का उपभोक्ता जो है, दोज आर कंज्यूमर्स ऑफ द कार, वो लोग अगर संतुष्ट होगा तो वही जो वाइब्स है, वही मैसेज पास ऑन होगा, तो ईवी का रीसेल वैल्यू भी बढ़ेगा। लेकिन ये 2030 तक होना मेरे अनुमान से तो संभव नहीं है। इसमें अभी भी कम से कम 2035 का उम्मीद करके चल सकते हैं, जब इंडिया में ईवी एडॉप्शन इजी हो जाएगा, इंडिया का इकोसिस्टम एक तो सर्टेन लेवल तक ग्रो करेगा। तब तक आप ईवी लीजिएगा कि ईवी से थोड़ा दूर रहिएगा, ये डिसीजन तो आपको लेना है। तब तक दोस्तों आप लोग हम लोग के साथ जुड़े रहिए और जानकारी रखिए कि ईवी का जो इकोसिस्टम, ईवी का टेक्नोलॉजीज, मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर, रॉ मटेरियल्स कहाँ पे क्या डेवलप कर रहा है, उसका मूवमेंट पे नज़र रखिए। मुझे उम्मीद है 2035 तक ईवी का इकोसिस्टम एक स्टैंडर्डाइज जगह पे आना चाहिए। हाँ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि भी ईवी हम लोगों का फ्यूचर है, क्योंकि ये जो फ्यूल है, दे आर फॉसिल फ्यूल्स, दे विल फिनिश समडे, ये कभी ना कभी तो खत्म होगा ही। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगला एपिसोड में कोई नया सब्जेक्ट के साथ। तब तक हम लोग से जुड़े रहिए, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक देके, ताकि हम लोग भी नए नए कंटेंट आपके सामने ला पाए, आपको अपडेट रख पाए और सही डिसीजंस आपका बचा सकते हैं लाखों रुपया। तब तक के लिए डॉक्टर कर से जुड़े रहिए और बाय बाय।